हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आज हमारा सफ़र ख़त्म होगा आखिरी, क्योंकि आज तक मैंने आपके टॉप 5 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो तकरीबन सारे चैप्टर्स के करा दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ टॉप क्वेश्चंस ऑफ योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, उम्मीद है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हूबहू उतर सकते हैं, MCQ हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में या फिर पहले कॉपी में लिख लीजिएगा आंसर क्या है। उसके बाद मुझे बताइएगा टोटल आपके कितने सही है 30 में से और कितने गलत हैं। ठीक है, तो आप पहले पॉज कर लीजिएगा वीडियो को बीच बीच में, जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन पूछने के बाद रुकूंगा वहाँ आप भी क्या करना, पॉज करना और अपने आंसर को पहले खुद ईमानदारी से लिखना और फिर मेरे आंसर को देखना। ठीक है, इससे आपकी भी रिवीजन कितनी है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर लिखना कि कितने मार्क्स आए आपके 30 में से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज़ नोन एज, यानी कि अलग अलग कंट्रियों का एक होना क्या कहलाता है। ठीक है, सो ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, सेकंड प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, थर्ड ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण और फोर्थ लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। ठीक है, सो 10 सेकंड है आपके पास, आप मुझे आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे सामने, आंसर सी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इसका आंसर इसलिए है क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण और विश्व का एकीकरण, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का एक दूसरे से जो इंटरलिंक है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर है सी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आसान था तो 1 मार्क्स तो सबको मिल ही गया होगा। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मेटल, इनमें से कौन सा लौह धातु है, आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है, और ऑप्शन है हमारे सामने 1 कॉपर, सेकंड टीन, थर्ड बॉक्साइट या 4 निकल। चलिए आंसर बताइए। चलिए सो आंसर है हमारे सामने, आंसर डी निकल। ठीक है, निकल में हमें सबसे ज़्यादा फेरस मेटल देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द GDP ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा सेक्टर इनमें से सबसे ज़्यादा हमारे GDP में सबसे ज़्यादा पैसा देता है या एक तरह से सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे सामने। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन सेकंड सेकेंडरी, ऑप्शन थर्ड टर्चरी, ऑप्शन फोर्थ क्वार्टरनरी। ठीक है, यानी कि हिंदी में वालों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र जो भी होता है। ठीक है, आपको चारों में आंसर बताना है। ठीक है, आंसर है हमारे सामने टर्चरी। टर्चरी सेक्टर आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसा देता है, जिसे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जैसे कि कोई वकील, कोई टीचर, ये जो भी शहर में देखने को मिलते हैं आपको, ये सब टर्चरी सेक्टर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इट इज रेफर टू, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स में जब गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग अंग में जब विभाजित होती है पावर, तो उसको किस में देखा जाता है, यानी इन चारों ऑप्शन में किस में माना जाता है उनकी पावर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या नन ऑफ दिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फेडरल। यानी फेडरल मतलब होता है संघवाद, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है, अब वर्टिकल मतलब खड़े होता है और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेटा। ठीक है, आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में आइडिया, तो प्लीज़ एक बार जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, उसमें मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है इसे डीप में। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन वाले में फेडरलिज्म में। चलिए तो इसका आंसर है, उम्मीद है आपने टाइम ले लिया होगा और लिख दिया होगा आंसर। तो आंसर है इसका ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो अलग अलग ऑर्गन, जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन होते हैं उनको सेम क्या कर देता है, पावर देता है। ठीक है, वर्टिकल में आप संसद को ले लेते हैं यानी पार्लियामेंट को ले लेते हैं, और फेडरलिज्म में आपको पता है 2 ही चीज़ें हैं, सेंट्रल है और दूसरा स्टेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, What was the outcome of the Bretton Woods Conference? It led to establishment of
यानी कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसने किस चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट पे बात की थी, यानी किस चीज़ को स्थापना करने के लिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, हिंदी वालों को बोल दिया मैंने। चलिए, सो 4 ऑप्शन आपके सामने ये है। फर्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी है यूनेस्को। ऑप्शन 4 है FAO। ठीक है, बताइए मुझे। इसका जो आंसर है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बनाने के लिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज, यानी कि 1804 में जो सिविल कोड फ्रांस में रखा गया था, ये फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप से, वो किस लिए किया गया था, किस नाम से जाना जाता है उसे। सो ऑप्शन है 4, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कोड। सेकेंड है नेपोलियन कोड। थर्ड है यूरोपियन इम्पेरियल कोड, द फ्रेंच सिविल कोड। बताओ इन चारों में कौन सा आंसर। सो आंसर नेपोलियनिक कोड। और नेपोलियनिक कोड की खास बात बताऊं, हम सबको पता है 1804 के आसपास नेपोलियन ही 1799 से गद्दी पे बैठा हुआ था। सो ऑब्वियस से बात है उसके समय में ही ये कानून लाया गया था, सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये सबको पता होगा, यानी जर्मनी के पिता किसे कहते हैं, ये जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया, यानी जोड़ा किसने। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और आप मुझे कमेंट बॉक्स में सब अपने मार्क्स जरूर बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट है विक्टर एमेनुअल सेकंड। सेकंड ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन सी कोट केवर। ऑप्शन 4 कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया। सो आंसर है ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के पिता बोलते हैं, जर्मनी का यूनिफिकेशन इन्होंने किया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है सबको 1-1 मार्क्स मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शीट एरोजन, यानी कि शीट एरोजन के लिए कौन इनमें से रिस्पॉन्सिबल है। आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आज हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं नोट्स प्रोवाइड चैनल पे कर दूंगा, जो कि हमारा व्हाट्सअप चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो पहले जाके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। चलिए, सो ऑप्शन है वाटर, विंड, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो एरोजन होता है, शीट एरोजन होता है, देखा हमने, उसका क्या कारण है। तो 4 ऑप्शन है, विंड, वाटर, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर। चलिए सो आंसर देखते हैं। आंसर हमारे सामने वाटर। पानी जो है वो शीट एरोजन का सबसे बड़ा कारण है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो लैंड की कमी हो रही है, जो ज़मीन की कमी, डिग्रेडेशन हो रही है, उसके कारण क्या है। ठीक है, उसका एक कारण इनमें से बताइए। ऑप्शन है माइनिंग। ऑप्शन सेकंड है ओवरग्रेजिंग। ऑप्शन थर्ड है डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन 4 है ओवर इरिगेशन। चलिए तो आंसर है हमारे सामने ओवर ग्रेजिंग, यानी मध्य प्रदेश में ओवर ग्रेजिंग इतनी ज़्यादा होती है पशुओं द्वारा कि वहाँ पर ज़मीन की कमी पड़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फॉरेस्ट एंड वास्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट आर नोन एज, यानी फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड जो है वो बिलोंग करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल से और गवर्नमेंट से, इन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, सेक्रेड ग्रोव्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लेस्ड फॉरेस्ट। ठीक है, यानी ये 4 तरह के फॉरेस्ट हैं। सेक्रेड ग्रोव्स हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। हिंदी वालों के लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ हिंदी में। वनों और बंजर भूमि जो दोनों निजी व्यक्तियों और सरकार के स्वामित्व में होती है उन्हें जाना जाता है, यानी कि वन और जो बंजर भूमि जो सरकार और या फिर निजी कंपनी के अधीन में होती है, उन वनों को किस नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन जो है आपके पास 4, पवित्र उपवन है, सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, ये आमतौर पर छोटे प्राकृतिक वन होते हैं जिनका धार्मिक महत्व होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है संरक्षित वन, यानी संरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये ऐसे वन होते हैं जो सरकार कुछ हद तक इसका संरक्षण करती है। ठीक है, इसके अलावा अभयारण्य वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट,
जो कि सरकार द्वारा सख्ती से देखा जाता है कि इसमें कोई गलत गतिविधियाँ ना हो। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपके सामने है अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट मतलब कि जो बिना क्लास के हैं, यानी जिनका कोई मूल्य नहीं है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी अनक्लास्ड फॉरेस्ट, क्योंकि इनका महत्व ही नहीं है। तो बंजर भूमि का वैसे भी महत्व नहीं होता सरकार या निजी कंपनी के लिए, तो इसका आंसर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी इनमें से बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस स्टेट में है। ठीक है, ये 9th का भी क्वेश्चन है और यही 10th में भी पूछा गया है पिछले साल। तो 9th का क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो 9th में तो आपको ये याद होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है केरला, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो कि टाइगर के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है बांधवगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो टाइगर के लिए फेमस है बांधव कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड, यानी कि कौन से साल में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं 1951, 1973, 1993 या 2009। चलिए सो इसका आंसर है 1973, यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है प्राथमिक उत्पादक की तरफ। ठीक है, जो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत बड़ा, यानी पर्यावरणीय सिस्टम जो है उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन है ह्यूमंस, फॉरेस्ट, एनिमल्स या सन। मैं फिर से एक बात बता दूं आपको, देखिए मैं जब इंग्लिश में बनाता हूं वीडियो तो इंग्लिश में ही बना रहा हूं, तो कई बार क्या होता है हिंदी गलत निकल जाती है या इंग्लिश गलत निकल जाती है, तो उसे इग्नोर थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप में साइंस तो होगा ही, आप 10th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखो दोनों चीज़ को साथ लेकर बैठा नहीं हूँ कि हिंदी की इधर बैठा हूँ, इंग्लिश का इधर लेकर बैठा हूँ, तो दोनों पढ़ के बोल दूँ, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय हिंदी में तो थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। ठीक है, चलिए सो 4 ऑप्शन है, ह्यूमंस, फॉरेस्ट, एनिमल्स, सन। इनमें से कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है, बताइए। तो आंसर है हमारे सामने फॉरेस्ट, यानी जंगल जो है वो प्राथमिक उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक जंगल है जहां से हर एक चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यानी टॉप 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके वन्य जीव अभ्यारण्य से, तो पढ़ के जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर, किस स्टेट में है। ठीक है, ऑप्शन है छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो आंसर है हमारे सामने केरला। केरला के अंदर पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भाखड़ा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर, यानी इनमें से भाखड़ा नागल रिवर जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पर बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन ए रावी और चेनाब, ऑप्शन बी सतलज एंड ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन 4 यानी डी सोन नदी पे। चलिए आंसर बताइए। तो आंसर है बी सतलज, यानी सतलज में हम देखते हैं सतलज नदी के ऊपर ही भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कौन से साल में लाया गया था। ऑप्शन है 1971, 72, 70 या 74, या 1971, 1972, 1970 या 1974। चलिए सो आंसर है हमारे सामने 1972, यानी 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं,
राजस्थान राणा प्रताप सागर, उत्तराखंड तहरीर, कर्नाटका सैलिलियम, ओडिशा हीराकुंड। यानी कि ये सारे क्या है, ये बांध बताए गए हैं जो कि कौन से स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा वाला पेयर ऐसा है। चलिए आंसर देखते हैं। राजस्थान राणा प्रताप सागर बिल्कुल है। उत्तराखंड में टेहरी डैम सबसे ऊंचा डैम पूछा जाएगा तो टेहरी डैम है जो कि उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटका में सलाउलिम कर्नाटका में नहीं है, ये किसी और स्टेट में है। ओडिशा हीराकुंड ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको बोला हुआ है एलिमिनेशन मेथड भी आपको सीखना चाहिए। देखिए अब मुझे पता है राजस्थान राणा प्रताप सागर, ठीक है, नाम से पता चल रहा है भारी भारी हैं दोनों, तो ये तो हो सकता है, ठीक है। उत्तराखंड में टेहरी डैम ये तो सबको पता होता है क्योंकि ऊंचे में, ठीक है। और लास्ट ओडिशा का हीराकुंड बांध सबको पता है, ठीक है। बट हाँ, कर्नाटका में सलाउलिम का मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं आंसर में यही लगा के आऊँगा, ठीक है। जो आइडिया नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो आते हैं उनको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली डिक्लेयर द डैम एज द, यानी जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली डिक्लेयर किया था डैम को, यानी बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने क्या डिक्लेयर किया था, किस नाम से उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है फ्यूचर ऑफ इंडिया, सेवियर ऑफ इंडिया डैम, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इंडिया। बताइए, यानी भविष्य, भारत का भविष्य के नाम से दिया है, या भारत के रक्षक के नाम दिया गया है, या भारत के मंदिरों का नाम दिया गया है, या बहुत भारत की कठिनाइयों का या चुनौतियों का नाम दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस नाम से बांधों को जाना गया। चलिए सो आंसर है हमारे सामने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी ऑप्शन सी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बांधों को कहा गया है किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नोन एज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी खेती नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम में होती है और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का नाम क्या है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि वहाँ की फार्मिंग का नाम क्या है जो इन 4 राज्यों में देखने को हमको मिलती है। इसके अलावा और भी राज्यों में होती है, मगर इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन सी ऐसी खेती होती है। ऑप्शन है पेंडा, ऑप्शन बी झूमिंग, ऑप्शन सी मिल्पा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी पेंडा, झूमिंग, मिल्पा या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। झूमिंग खेती असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में देखने को मिलती है हमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए सो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे मुझे कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एबिलिटी ऑफ डैश, यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है। मैंने ये क्वेश्चन आपको टॉप 5 क्वेश्चन में भी कराया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारे सामने। पहला रॉ मटेरियल, बी है मार्केट, ऑप्शन सी है लेबर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। चलिए 10 सेकेंड आपके सामने। चलिए तो आंसर है हमारे सामने ऑल ऑफ दीज, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने से पहले आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है या नहीं, वहाँ पे मार्केट है या नहीं, वहाँ पे लेबर चीप मिल रहे हैं या नहीं। और इस तरीके से आपके टॉप 5 क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कीजिए, और कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।